मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहा जाएगा? जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो जो युक्ति प्राप्त होती है उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, और अगर यही मानक इलेक्ट्रोड है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। और इस धातु की छड़ पर जो विभव उत्पन्न हो जाता है, जब इसको लवण के विलयन में डुबोते हैं तो एक विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को ही क्या कहा जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो इस तरह से परिभाषा क्या होगी कि मानक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जिसे हम लोग E0 से प्रदर्शित करेंगे। जिसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग E0 या E0 पढ़ा जाता है इसको, तो मानक इलेक्ट्रोड कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोड में आप लोग देखें कि सेल में एक धनावेशित सिरा होता है और एक ऋणावेशित सिरा, यानी एक सेल दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ है। उसमें एक को हम लोग कहते हैं एनोड और दूसरे को कैथोड। इसके अलावा सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसी को एनोड कहते हैं। यानी एनोड की परिभाषा क्या होगी कि गैल्वानिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन की या रिडक्शन की अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से एक सेल में, एक गैल्वानिक सेल में या किसी भी सेल में जो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना है, तो एक इलेक्ट्रोड को हम लोग अर्ध सेल कह सकते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड से मिलकर के एक पूरा सेल बनता है। तो एक इलेक्ट्रोड को हम लोग एक अर्ध सेल कह सकते हैं, यानी एनोड को भी अर्ध सेल कहा जाएगा और कैथोड को भी अर्ध सेल कहा जाता है। तो इस तरह से एनोड और कैथोड की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी कि एनोड किसको कहते हैं, तो हम धन या ऋण से नहीं बताएंगे कि किस प्रकार का उस पर आवेश है। हम लोग बताएंगे उसको कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है उसे एनोड कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रोड जब आप धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु और विलयन के साथ अभिक्रियाएं शुरू होती हैं। अगर धातु आयन के रूप में धातु की छड़ से धातु आयन के रूप में विलयन में जाता है, तो यहाँ पर धातु की छड़ से धातु आयन आएंगे विलयन में, और जो इलेक्ट्रॉन निकला यानी जो ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ पर रह जाता है? छड़ पर ही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश। तो इस छड़ पर पूरा हम लोग क्या कहेंगे कि ऋण आवेशित छड़ है। ये किस प्रकार की छड़ होगी? ऋण आवेशित छड़, क्योंकि धनायन का धातु का ऑक्सीकरण हुआ और धनायन यहाँ से निकल करके, यानी धातु से इलेक्ट्रॉन निकले और धातु आयन ये विलयन में गया, ये विलयन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन छड़ पर ही रह जाते हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होने के कारण ये छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। इसीलिए सेल में देखेंगे तो किसी पर ऋण आवेश एक ऋणायन बना रहता है या ऋण चिन्ह बना रहता है, किसी पर धन। इसी प्रकार अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया इस प्रकार होती है कि विलयन से धातु आयन, यानी जो विलयन में धातु आयन है वो धातु की छड़ पर अपचयित होकर धातु के रूप में परिवर्तित, यानी यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो अपचयन की, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके विलयन से धातु आयन
धातु की छड़ पर चले जाते हैं और इस प्रकार इस छड़ पर धातु जमा होने लगती है। क्योंकि धातु जो होती है वो धनायनिक होती है, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे कि धातु कैसे, ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, तो इसको धन इलेक्ट्रोड कहेंगे। और अगर ऋण आवेश आएगा तो उसको हम लोग ऋण इलेक्ट्रोड कहेंगे। और पूरी अभिक्रिया जो होगी, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को, एनोड और कैथोड को हम लोग साथ में जोड़ देंगे तो एक पूरे सेल का निर्माण होगा, यानी एक पूरी रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। और जो उस रिडॉक्स अभिक्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो विद्युत धारा में परिवर्तित होगी और उससे हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। और इसका मतलब ये है कि एनोड और कैथोड को आप जब जोड़ेंगे इस तरह से, एनोड और कैथोड को हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, ताकि सेल बन सके। तो दो अर्ध सेलों या एनोड और कैथोड दोनों को आपस में आप बाह्य परिपथ से जोड़िए। बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। गैल्वेनोमीटर लगा करके इसको जोड़ दिया जाए। लेकिन परिपथ तब पूरा होगा जब इनके विलयनों को भी आप जोड़ दें। विलयनों को जब जोड़ देंगे तो अब परिपथ पूरा हो जाएगा और जो रासायनिक यानी रिडॉक्स अभिक्रिया होगी उससे प्राप्त ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी और आपको विद्युत धारा प्राप्त होगी। अगर आप ये नली से नहीं जोड़ेंगे, इस नली को हम लोग कहेंगे सेतु, लवण सेतु, इसको कहा जाएगा साल्ट ब्रिज कहा जाएगा, लवण सेतु। इसमें कुछ लवणों के विलयन भर रहते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड वगैरह का विलयन भरा रहता है इसमें, या पोटेशियम नाइट्रेट, इन सब का विलयन भर दिया जाता है जिससे परिपथ पूरा होता है और रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो कभी कभी लवण सेतु को भी पूछा जाता है किसको कहेंगे, तो इसको आगे हम लोग बताएंगे किसको। अब दो इलेक्ट्रोड आपने जोड़ लिया, अब ये नहीं हमें पता कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो अब इसमें जो है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम लोग मानक इलेक्ट्रोड ही पढ़ेंगे यहाँ पर, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसका ज़्यादा होगा, चाहे इस इलेक्ट्रोड का ज़्यादा हो या इसका, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होगा उधर से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर को हो रहा है ये हमको गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर बता, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ये बता देगा कि विद्युत धारा की दिशा क्या। अगर विद्युत धारा मान लीजिए इस दिशा से बह रही है, गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि इस दिशा से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब इस दिशा से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने का मतलब इलेक्ट्रॉन जिस रॉड पर या जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन होंगे उधर ही से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। यानी ये जो आपकी रॉड होगी या इलेक्ट्रोड होगा वो ऋण आवेश होगा और ये जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा होगा, धन इलेक्ट्रोड। और ऋण आवेश किस पर आया था, एनोड पर। एनोड जो हम लोग के पास है उसी पर ऋण आवेश आया था और कैथोड पर कैसा आवेश आया था, धन आवेश आया था। तो इससे ये पता लगता है कि विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर गैल्वेनोमीटर से होता है। तो एनोड और कैथोड दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर ही हमको बता सकता है कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से, तब हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होगी और इससे ऊर्जा आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो है ये दोनों अर्ध सेल मिल करके एक गैल्वानिक सेल का निर्माण करते हैं, एक गैल्वानिक सेल का। और विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर होने के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा उस उधर से विद्युत धारा का प्रवाह होगा और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उधर की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब इस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग E0 सेल से प्रदर्शित करेंगे। तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए आपको कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या करेंगे, आप घटा देंगे तो ये पता लगे। हमने R और L लिखा, R इसलिए लिखा है कि कैथोड, एक कन्वेंशन है, मान्यता है कि कैथोड को हमेशा आप राइट साइड में बनाएंगे और एनोड को हमेशा किधर बनाएंगे, लेफ्ट साइड में
और कैथोड का ही चूंकि इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटा देंगे। तो यहाँ पर पॉइंटर जो बताता है गैल्वेनोमीटर का, जितना भी वोल्टेज बताएगा, जितना भी मानक इलेक्ट्रोड विभव बताएगा, वो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, और वो दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को प्रदर्शित करेगा। तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए आपको कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या करना होगा, घटा देना होगा, और इस प्रकार आपको सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव पता लग जाएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, E0 एनोड माइनस E0 कैथोड, E0 एनोड माइनस E0 कैथोड, सॉरी उल्टा हो गया, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये लिखिए। यानी कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को जब आप हटा देंगे तो आपको सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात होगा। ये ध्यान रहे कि सेल जब भी आप निर्माण करेंगे तो कैथोड को दाहिनी तरफ दिखाएंगे और एनोड को बाईं तरफ दिखाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को प्रदर्शित करता है, और इस तरह से जितने भी तत्व ज्ञात हैं अब तक, उन सब के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जा चुके हैं। तो ज्ञात किस प्रकार करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव? मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को 0 मान लिया गया, कहीं से गणना नहीं की गई है, बल्कि उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को कितना मान लिया गया, 0 मान लिया गया। तो हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप 0 मान लेंगे, और दूसरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड जो है इस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है तो उसमें गैस आपको प्रोवाइड करनी होगी। इस तरह से उसका फिगर बनाया जाता है। ये आप जैसे हमने बताया था कि धातु है, तो धातु के उस धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमने हाइड्रोजन गैस लिया है, इधर से इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाएगी, और इसमें एक प्लेटिनम का वायर लटका कर नीचे प्लेटिनम की फॉइल भी लगा देते हैं यहाँ पर, और इस तरह से आप यहाँ पर HCl या H2SO4 कोई एसिड ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन आए हो, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को लिया। और इस तरह से जब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित होने के बाद ये एक इलेक्ट्रोड का काम करने लगता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के बुलबुले भी दिखाई देते हैं, और इस तरह से इस इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक। और जब ये मानक अवस्था में होगा, यानी इसकी सांद्रता विलयन की 1 m कर दीजिए, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रख लीजिए, तो और हाइड्रोजन गैस प्योर हो, शुद्ध अवस्था में हो, तो फिर यही इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाने लगता है। तो कभी कभी यही से पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाइए। तो आप लोग इसी तरह फिगर बना देंगे, और जो हमने बताया उसको आप परिभाषित कर दीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है मानक हाइड्रोजन, और इसका इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 हाइड्रोजन आपको कितना मान लिया गया है, 0। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हाइड्रोजन का 0 मान लिया गया है, तो हाइड्रोजन के ही इलेक्ट्रोड को बाकी सभी तत्वों के इलेक्ट्रोड से जोड़ करके हम दूसरे तत्व का या दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड है, गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद इसको आप साल्ट ब्रिज या लवण सेतु से जोड़ दीजिए। लवण सेतु से जोड़ देने पर ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा, और इस तरह से ये हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड है, और इधर किसी अन्य धातु का है जिसका भी। अब हमको मालूम क्योंकि इसका तो हमने मान लिया है कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0 है। हमको ज्ञात करना है दूसरे तत्व का कि उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। तो जब इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी तो
तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर बता देगा कि विद्युत धारा इधर से बह रही है या इधर से। अगर हाइड्रोजन की ओर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है। क्योंकि इसका पहले ही 0 है और इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 से कम होने का मतलब कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। और इसी तरह से अगर विद्युत धारा इधर से बह रही है तो इसका मतलब यह है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव इस धातु का या इस तत्व का ज्यादा है और हाइड्रोजन का कम है। उस दशा में ये धनात्मक होगा। अब आपको किसी भी तत्व का अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, जिस प्रकार ज्ञात किया गया है, तो सभी तत्वों के इलेक्ट्रोडों को बारी बारी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पे क्या हुआ कि आपको पता है क्या, हाइड्रोजन का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0। तो आपके पास ये फार्मूला है E0 सेल का। E0 सेल बराबर कितने के हो जाएगा, अगर किसी भी धातु का या तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो आपको, अगर ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन का है मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड, और ये कोई एक धातु उसका मानक है, आपको ज्ञात करना है। ये मालूम है हमको कि हाइड्रोजन का कितना है, 0। अब यहाँ पर ये क्या आएगा, -E0s, यानी जो भी गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रोड विभव बताएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो किसका होगा, उसी धातु का या उसी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। क्योंकि हाइड्रोजन का कितना मान लिया गया है, 0। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी मानक इलेक्ट्रोड विभव सभी तत्वों की जो हमको ज्ञात है, वो उन सबको हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से बारी बारी जोड़ करके सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जाते हैं। अब बात आती है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव में विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड में देख रहे हैं कि विद्युत धारा किधर से बह रही है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा, तो जिसका ज्यादा होगा उधर से विद्युत धारा बहेगी, ये आप जान चुके हो। अब ज्यादा, अब हाइड्रोजन के अलावा दूसरा भी आप इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। अब हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा हम ले लेते हैं, मान लीजिए इधर M1 है, इधर M2। अब हमको ज्ञात करना है कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये ध्यान रखना है कि जो भी गैल्वेनोमीटर बताएगा वो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव बताएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों के मानक विभव के अंतर को प्रदर्शित करता है। अब आपको ज्ञात करना है कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा जब दो मानक इलेक्ट्रोड आपको दिए गए। क्योंकि सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए जा चुके हैं, तो जाहिर है कि आपको इसका भी मानक इलेक्ट्रोड विभव मालूम है, इसका भी मालूम है, तो सेल का कैसे निकालेंगे। सेल का निकालने के लिए आपको कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या करना होगा, घटा देना होगा। अब ये इन दोनों इलेक्ट्रोड में किसका ज्यादा है किसका कम है, क्योंकि ये प्रयोगों से ज्ञात किया चुका है। आपकी किताब में साड़ी बुनी हुई है जिसको हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी देख करके हम लोग ये पता कर लेंगे कि किस इलेक्ट्रोड का ज्यादा है। जैसे अगर इसकी जगह आप कॉपर ले लीजिए, इसको आप जिंक ले लीजिए, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ज्यादा है, कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है आपको प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक का होता है माइनस 0.76 वोल्ट। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप देख लेंगे कि किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा उसको आप राइट में लिखेंगे, जिसका कम होगा उसको लेफ्ट में लिखेंगे और दोनों के अंतर को ले लेंगे। जैसे E0 सेल आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, यानी कैथोड के का ज्यादा है तो इसी में से आप माइनस करेंगे, प्लस 0.34 माइनस और कैथोड का कितना है माइनस 0.76, ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना हुआ, हम हर जगह मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं, तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना हुआ 1.10 वोल्ट। और इस तरह से आप दोनों का अंतर निकालें। अब बात आ सकती है कम और ज्यादा, कम और ज्यादा तो आप देख के जान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव कम और ज्यादा होने की बात है, तो कम होने का मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव एक का धनात्मक और एक का ऋणात्मक हो सकता है। आपको ये देखना है कि ज्यादा कौन है और कम कौन है, चिन्ह पे नहीं जाना है कि दोनों ऋण हैं दोनों धन है, नहीं, कम और ज्यादा किसका है। तो जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड होगा और जिसका
जो कम, जिसका भी मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो एनोड के रूप में आप प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि सेल को प्रदर्शित कैसे करेंगे, क्योंकि गैल्वानिक सेल को इस तरह प्रदर्शित किया जाए तो ये बहुत बड़ा फिगर बनता है, इसलिए इसको बनाने का एक तरीका भी है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा कैथोड को आप किधर बनाएंगे, दाहिनी साइड में बनाएंगे, और एनोड को बाएं और बाएं दिशा में बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कॉपर और जिंक को मिलाकर के आपको एक सेल का निर्माण करना है, तो जाहिर है आप पहले देख लेंगे कि किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको बता देगी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर का ज्यादा है या जिंक का ज्यादा है। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि इसका 0+0.34 वोल्ट है और जिंक का जो है -0.76। अब देख के मालूम हो गया कि जिंक का कम है, कॉपर का ज्यादा। तो एक चीज स्पष्ट होगी कि कॉपर कैथोड होगा और जिंक एनोड होगा। कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ दिया जाता है कि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए, एनोड और कैथोड पहचाने, तो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव में देख लीजिए, जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड होगा और जिसका कम होगा वो एनोड होगा। अब बनाने का तरीका क्या होगा कि हमेशा आप राइट साइड में कैथोड को बनाएंगे और लेफ्ट साइड में क्या बनाएंगे, एनोड। और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं। तो यहाँ पे जो धातु लेंगे, एनोड को पहले लिखेंगे तो पहले आप धातु लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा मेटल, धातु, उसके बाद एक लाइन आप वर्टिकल खींच और ऑक्सीकरण होगा तो जिंक आयन बनेगा Zn2+। इसकी अपनी कुछ सांद्रता होगी, जितनी भी सांद्रता हो, यहाँ पर कंसंट्रेशन आप सांद्रता C1 मान लीजिए इसकी, वो विलियन में, तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ जिंक आयन। ये आपका एक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड आपने बना लिया जिंक का। जो हमने पूरा एक प्रदर्शित किया था इलेक्ट्रोड, उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या हो गया कि जिंक किसमें परिवर्तित हो रहा है, जिंक आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरे इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करने के लिए आप डबल लाइन खींचेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि आधा सेल इधर है, जिसको आधा सेल बोल रहे हैं, और आधा सेल उधर लिखना है। उधर लिखने का तरीका, यहाँ पर जो मेटल हो गया, ये क्या कहेंगे आप इसको, मेटल आयन, यही याद रखना है। पहले मेटल लिखेंगे फिर मेटल। तो ये बाएं तरफ एनोड हो गया ऑक्सीकरण, दाहिनी तरफ अपचयन होगा, तो वहां पर अपचयन होगा तो आयन का अपचयन होगा। यहाँ पर मेटल आयन हम पहले लिखेंगे कैथोड का, तो मेटल आयन लिखा और एक लाइन इसी तरह से हम खींच करके फिर मेटल लिख देंगे कॉपर। यहाँ सॉलिड दिखा सकते हैं, नहीं दिखाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन दिखा सकते हैं। और इसकी भी सांद्रता बराबर भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, जो भी उस वक्त विलियन में लिया जाए। इस तरह से एक गैल्वानिक सेल का निर्माण जो इतने बड़े फिगर्स किया था हमने, एक लाइन में प्रदर्शित कर दिया। तो कभी कभी इतना लिख दिया जाता है कि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ये है, आप सेल प्रदर्शित करिए। सेल प्रदर्शित करने के लिए इन दोनों को बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप क्या करिए, एनोड और कैथोड को पहचानिए। एनोड को बाईं तरफ दिखाइए, पहले धातु लिखिए, उसका आयन लिखिए, फिर दो लाइन खींचिए, दूसरा अर्ध सेल बनाइए यानी कैथोड बनाइए, उसके आयन से शुरू करिए और धातु पर जाइए। इस तरह से एक सेल या एक गैल्वानिक सेल को आप प्रदर्शित करेंगे। पहले मेटल, फिर मेटल आयन, फिर मेटल आयन, और इधर लास्ट में मेटल, ये आप करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीकरण दिखाएंगे आप, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, धनायन बन रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो धनायन किसमें हो रहा है, उदासीन हो जा रहा है, या धनावेश की संख्या कम हो जा रही है। तो ये आपका जो बना इतना हिस्सा, इसको आप बोलेंगे एनोड, और ये बना जो, इसको कहा जाएगा कैथोड। तो एनोड और कैथोड, और इसका ई सेल निकालना होगा, E0 सेल। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इस तरह से निकालेंगे। अब E0 कैथोड आपको मालूम है कॉपर का कितना है, +0.34 वोल्ट, माइनस एनोड का है -0.76 वोल्ट, और इस तरह से E0 सेल हुआ 1.10 वोल्ट। ठीक है, आज इतना ही। आप लोग इसी से पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम